पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण, लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। लोक सेवी कार्यकर्ताओं का उत्पादन। जन जागरण के लिए शांति कुंज से प्रचार टोलियां देश भर में भेजी जाती हैं, जिनके द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित जनता को अपना जीवन क्रम बदलने के लिए मम स्पर्शी उद्बोधन दिया जाता था। अब मांग और आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। वैसे प्रशिक्षित प्रचारक हर क्षेत्र में बनते और बसते ही जाते हैं। वे अपने संपर्क क्षेत्र में हर दिन 2-4 घंटे मन लगाकर जनसंपर्क साधते और उल्टी दिशा में बहने वाले प्रवाह को उलटकर सीधा करने के लिए अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहते हैं। उपरोक्त प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त बड़ी बात है समर्पित कार्यकर्ताओं का नवसृजन के लिए जीवन दान। यह नियोजन अति कठिन है, क्योंकि आमतौर से हर व्यक्ति निजी स्वार्थ साधन से इतना उलझा है कि उसे युग क्रांति जैसे परमार्थ प्रयोजनों में ना तो रुचि है और ना अवकाश। हर क्षेत्र में वेतन भोगी ही काम करते दिखते हैं, पर जहाँ तक भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिकता को कूट कूट कर भरने का सवाल है, वहाँ साधु, ब्राह्मण, परिवाजक, वानप्रस्थ इस तरह के निष्प्रह कार्यकर्ता चाहिए। अन्यथा वे जनसाधारण की श्रद्धा एवं आदर्शवादी कार्यों के लिए उनका सहयोग ना पा सकेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज का प्रयास स्वावलंबी लोक सेवी तैयार करने का है। परिवार में श्रमदान तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से आजीविका चलाते रहे। कभी ऐसी परंपरा रही भी है। ब्राह्मण परिवारों में से एक परिव्राजक लोक मंगल के लिए समर्पित किया जाता था। क्षत्रिय हर परिवार के पीछे एक सैनिक दिया करते थे। सिख धर्म में भी परिवार पीछे एक व्यक्ति गुरु कार्यों के लिए समर्पित किया जाता था। इस परंपरा ने ही उन कार्य क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रतिभाएं प्रदान की हैं। अब वह सब कुछ लुप्त हो गया। शांति कुंज ने उपरोक्त परंपरा को वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन के रूप में आरंभ किया है और वह निरंतर बढ़ती जा रही है। शांति कुंज परिसर के क्षेत्र में ही इन दिनों प्राय 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित हैं, जो अपनी अच्छी खासी आजीविका को छोड़कर समर्पित भाव से आश्रम में आए हैं और नित्य 10 घंटे श्रमदानी स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं। आश्रम में ना तो कोई सफाई कर्मचारी है, ना धोबी, ना नाई, ना पहरेदार। इस प्रकार की आवश्यकताएं कार्यकर्ता ही मिलजुल कर पूरी कर लेते हैं। जिनके पास निज की आर्थिक व्यवस्था है वे उससे गुजारा करते हैं, जिनके पास नहीं है वे आश्रम में ब्रह्मांडोचित आजीविका लेकर मितव्यता भरा जीवन आत्मिक उल्लास पूर्वक जीते हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद का यह व्यवहारिक उपयोग देखते ही बनता है। लोग कहते सुने गए हैं कि व्यवहारिक साम्यवाद किसी को देखना हो तो शांति कुंज आकर देखे। यहाँ जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान का उद्घोष पूरी तरह चरितार्थ होता देखा जा सकता है। 21वीं सदी की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखते हुए इसी वर्ष यह संकल्प लिया गया है कि युग संधि के इन 12 वर्षों में 1 लाख लोक सेवी प्रशिक्षित किए जाएंगे और विभिन्न प्रयोजनों से संबंधित कार्य क्षेत्र में उतारे जाएंगे। इसके लिए स्थानों की आवश्यकता देखते हुए उनके लिए नए भवन निर्माण की योजना चल पड़ी है। आशा की गई है कि यही आश्रम कुछ ही समय में प्राय दूना कलेवर विस्तृत कर लेगा। शांति कुंज की अर्थव्यवस्था परिजनों के स्वेच्छा सहयोग से चलती है। मिशन के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए परिजन बिना मांगे स्वेच्छा श्रद्धा से जो सहयोग भेज देते हैं, उसी से मितव्यता पूर्वक निर्वाह हो जाता है। इन स्वेच्छा सहयोगियों में अधिकांश ऐसे हैं जो 10 पैसा नित्य जैसी सहायता ही प्रस्तुत कर पाते हैं। विनोबा का मत था कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि उसकी उपयोगिता अनुभव करने वाले उसे अंतः प्रेरणा से सींचते रहे। यही आदर्श का निर्वाह करते हुए शांति कुंज ने अब तक का अभिनव कार्य चलाया है। भविष्य की बड़ी योजनाएं भी इसी आधार पर पूरी होती रहेंगी। नेक्स्ट चैप्टर, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। शांति कुंज की गतिविधियों में एक बड़ा काम है अध्यात्म का विज्ञान के आधार पर नए सिरे से प्रतिपादन। अब तक शास्त्र उल्लेख और आप्त वचन ही अध्यात्म सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे, पर अब बुद्धिवाद को प्रमुखता मिलने लगने से तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों की अपेक्षा की जाने लगी है। शांति कुंज का ब्रह्मवर्चस आश्रम इसीलिए विनिर्मित हुआ है। उसकी प्रयोगशाला में आधुनिकतम यंत्रों एवं अति महत्वपूर्ण पुस्तकों का ऐसा संचय किया
कि उसके माध्यम से चलने वाली शोध नई पीढ़ी की दृष्टि में आदर्शवादी तत्व दर्शन को प्रमाणिक सिद्ध कर सके। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के अंतर्गत जड़ी बूटी विज्ञान की शोध का एक ऐसा विभाग आरंभ किया गया है जिसे आयुर्वेद का जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। इन शोध कार्यों में उन विषयों के विशेषज्ञ और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कितने ही कार्यकर्ता संलग्न रहते हैं। इस प्रयोगशाला में एक विभाग और जोड़ा गया है ताकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक जीवनी शक्ति आंकी जा सके और उसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रयोजनों में करने का मार्गदर्शन किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर, घर घर अलख जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से। मिशन का कार्य क्षेत्र असीम है। उसके लिए देश देशांतरों में नगर, कस्बों, गांवों, मोहल्लों, घरों में जाना पड़ेगा और संपर्क साधने के लिए जनसाधारण को छोटे बड़े सम्मेलनों के रूप में एकत्रित करते रहने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वे भावनाशील, श्रद्धालु प्रकृति के, उदार चेता मानस के हों। ऐसे सम्मेलन व समारोहों की आवश्यकता गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में पड़ेगी, जिससे कि हर क्षेत्र में नए युग का नवजागरण का, नए परिवर्तन का संदेश पहुंचाया जा सके। आजकल सम्मेलन समारोहों में जनता की अरुचि बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करना कठिन पड़ता है, विशेष रूप से श्रद्धावानों को। इस कठिनाई का नया हल निकाला गया है दीप यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से। पुरातन विधि विधान के अनुसार यज्ञ आयोजनों में ढेर सारा पैसा खर्च होता है, ढेरों खाद्य पदार्थ लगते हैं, कर्म कांडों में ढेरों समय खर्च होता है। पुरोहित लोगों का कथन ब्रह्म वाक्य मानकर अपनाना पड़ता है। उनमें बहुत से लोग अश्रद्धावश पहुंच भी नहीं पाते हैं, जो पहुंचते हैं वे टिकते नहीं हैं। आयोजकों पर अनेक आक्षेप लगते हैं, फलतः संगठन के स्थान पर आयोजनों में विघटन पैदा हो जाता है। इन कठिनाइयों को देखते हुए युग धर्म के अनुरूप दीप यज्ञ की परंपरा प्रचलित की गई। वह व्यापक, विस्तृत, सुलभ और स्वल्प साधनों में बन पड़ने के कारण उन सभी उद्देश्यों में सफल हुए जिनके निमित्त प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे। हर याजक अपनी थाली पर 5 अगरबत्ती और 1 दीपक लेकर आता है। सभी वर्ग के नर नारी पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चारण होता है। साथ ही संगीत और प्रवचन के माध्यम से वह सब बताया जाता है कि स्थानीय लोगों को किस प्रकार प्रगतिशीलता के पथ पर चलना चाहिए और वर्तमान प्रचलनों में से किसमें क्या सुधार करना चाहिए। बाद में उपस्थित प्रतिभावानों का एक प्रज्ञामंडल बना दिया जाता है। प्रातःकाल यज्ञ, दोपहर में विचार गोष्ठी करने की और साय सभा सम्मेलन होने की विधा ने जन जागृति के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है और सर्वतोमुखी प्रगति का उत्साहवर्धक वातावरण तैयार किया है। अगले दिनों इसी प्रक्रिया को अपनाकर हर गांव नगर में पहुंचने और हर व्यक्ति से संपर्क साधने का निश्चय किया गया है। हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन समारोह कार्यकर्ताओं के माध्यम से हजारों की संख्या में संपन्न हो जाते हैं। उससे लाखों लोगों का मन प्रगतिशीलता के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है। युग संधि के इन 12 वर्षों में इस प्रक्रिया को देश विदेशों में अत्यधिक व्यापक बनाने की योजना है। नेक्स्ट चैप्टर, संधि वेला एवं 21वीं सदी का अवतरण। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का आरंभ, मध्यवर्ती अंतर 12 वर्ष का माना गया है। सन 1996 से 2000 तक की अवधि को युग संधि माना गया है। रात्रि का अवसान और दिनमान का अरुणोदय जब मिलते हैं तो उसे संधि या संध्याकाल कहा जाता है। इस अवधि का अत्यधिक महत्व होता है। पक्षी चहचहाते, फूल खिलते और सभी प्राणी तंद्रा छोड़कर अपने अपने कार्यों में उत्साहपूर्वक निरत होते हैं। उपासना जैसे कृत्यों का भी यही उपयुक्त समय माना जाता है। समझा जाना चाहिए कि युग संधि के 12 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण संभावनाओं से भरे पूरे हैं। इसमें पिछले 300 वर्षों से चली आ रही अवांछनीयताओं का प्रायश्चित होगा और सुखद संभावनाओं से भरपूरी 21वीं सदी का बीजारोपण भी इन्हीं दिनों होगा। अवांछनीयताओं के समापन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की दोहरी प्रक्रिया इन दिनों पूरे जोर शोर से चलेगी। घड़ी का पेंडुलम एक सीमा तक ही आगे बढ़ता है, फिर उसे वापस लौटना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि वह अतिवाद किसी का भी सहन न करे। सृष्टि के नियंत्रण और संतुलन का नियम भी बनाया गया है। पिछले 300 वर्षों में मनुष्य ने हर क्षेत्र में उद्दंडता अपनाई है, उसका प्रतिफल मिलना ही है।
नियंता ना तो इस पृथ्वी का सर्वनाश सह सकता है और ना उसे यह अभिष्ट है कि मनुष्य अपनी गरिमा का परित्याग कर नर पशु या नर पिशाच जैसा आचरण अपनाकर सृष्टा को कलंकित करे। असंतुलन विनाश का बीज बोता है, इसलिए प्रकृति समय रहते अनर्थ को रोक देती है और शाश्वत सौजन्य को उसके नियत स्थान पर विराजमान करा देती है। 21वीं सदी में अब तक बिखेरी गई गंदगी की सफाई होने जा रही है। तूफानी अंधड़ कूड़े कचरे को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचाने वाला है, ताकि सुंदरता और सुव्यवस्था अपने स्थान पर अक्षुण्ण बनी रहे। दिव्यदर्शी ये अनुभव करते रहे हैं कि 20वीं सदी के अंत तक अवांछनीयताएं अपना पसारा सिमेट लेंगी और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को आंचल में लपेटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी। नेक्स्ट चैप्टर, भावी संभावनाएं, भविष्य कथन। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं से भरी है। उसमें समता और एकता का बोलबाला होगा। यह स्फुरना मूल चेतना संपन्न विशिष्ट व्यक्तित्वों के अंतःकरण में चिरकाल से प्रस्फुटित होती है। कुछ विश्वविख्यात भविष्यविद संसार के विभिन्न भागों में ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने विश्व समस्या और उनके बदलाव के संबंध में बहुत कुछ कहा है और प्राय समय समय पर सही सिद्ध होता रहा है। अब से कोई 450 वर्ष पूर्व फ्रांस के एक नॉस्ट्रोडेमस नामक व्यक्ति हुए थे। उन्होंने अब तक की घटी विश्व घटनाओं के संबंध में बहुत कुछ कहा और वह हर कथन हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने सन 2000 के उपरांत आने वाले समय को एज ऑफ द टूथ के नाम से वर्णित किया और नव संरचना में भारत की प्रमुख भूमिका होने का उल्लेख किया। उनकी पुस्तक पर एक सुविस्तृत व्याख्या लिखते हुए जॉन हॉग नामक मनीषी ने एक नया ग्रंथ लिखा, नॉस्ट्राडेमस एंड द मिलेनियम। उसमें भारत के संदर्भ में उनके कथन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि नई चेतना का उद्भव सन 1990 से आरंभ होने जा रहा है, जो समस्त विश्व को प्रभावित करेगी, किंतु उदित भारत से होगी। डॉक्टर मार्गरेट मीड, हरमन कान, पीटर हरकोस, विलियम जैसे विश्वविख्यात भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसी संभावनाएं घोषित की हैं। 21वीं सदी में मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान होगा और ऐसी परंपराओं का प्रचलन चल पड़ेगा जिससे प्रगति और शांति का आधार खड़ा हो सके। प्रोफेसर हरारबी इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने कहा है, भारत एक विराट शक्ति के रूप में उभरेगा और उसे नव सृजन के क्षेत्र में अनेकों देशों और विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त होगा। जीन डिक्सन की माई लाइफ एंड प्रोफेसीज पुस्तक में लिखा है, 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता भोगवाद छोड़कर पूर्वात्य सभ्यता की शरण में जाएगी। नीति की विजय होगी। विश्व शांति की स्थापना में भारत की विशेष भूमिका होगी। प्रोफेसर कीरो ने भी ठीक इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किया है। महामनीषी हक्सले कामा ने अपनी पुस्तक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लिखा, पिछली सभी क्रांतियों से बढ़कर अगले दिनों एकता और समता स्थापित करने वाली विश्व क्रांति उभर कर आ रही है। इसके लक्षण 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में प्रत्यक्ष होने लगेंगे। इस्लाम भविष्य की आशा। इस पुस्तक में सैयद कुतुब ने लिखा है कि इस 21वीं सदी का प्रारंभ धर्म और विज्ञान के समन्वय से होगा। महर्षि अरविंद के अनुसार सन 2000 से पूर्व ही आत्मबल संपन्न प्रतिभाओं में उत्कृष्ट अर्थात सुपर चेतना का अवतरण होगा, जो व्यक्ति के विचारों में भारी परिवर्तन लाएगा। स्वामी विवेकानंद ने सन 1967 में एक भाषण में कहा था कि भारत के प्रज्ञावान आगे आएंगे और वे एकता समता वाली विश्व संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाएंगे। संसार भर में पढ़े जाने वाले प्रतिष्ठित पत्र टाइम में लिखा है, भविष्य को उज्जवल बनाने वाले प्रयास अब तेजी से आरंभ हो गए। इस पत्रिका का 2 अप्रैल 1989 का अंक पूरी तरह भारत को समर्पित किया गया और लिखा है कि एक नया नेतृत्व भारत के रूप में उभर रहा है। भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत, युवा शक्ति, बुद्धिजीवियों और प्रतिभावानों की प्रचुर संख्या के आधार पर
अगले दिनों विश्व का नेतृत्व करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक आकलन के अनुसार सूर्य में इन दिनों असाधारण उभार आ रहे हैं और उनका प्रभाव 1989 तक असाधारण रूप में प्रकट होता देखा जाएगा। अन्य प्रभावों के अतिरिक्त इस कारण भारत को शीर्ष शिखर पर पहुंचते देखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य विशेषज्ञों के मतानुसार भविष्य ध्वंस के निरस्त होने और विकास के समुन्नत होने से संसार में सुखद परिस्थितियां उत्पन्न होने का उल्लेख जगह जगह मिलता है। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी के लगातार वायुयान आक्रमण की बम वर्षा हो रही थी, उसके कारण उत्पन्न हुए ध्वंस को देखते हुए सर्वत्र बेचैनी और निराशा छाई हुई थी। उन दिनों उस देश के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। उन्होंने उसी निराशा के बीच एक नया नारा दिया जो चप्पे चप्पे पर अंकित कर दिया गया था। नारा था वी फॉर विक्ट्री, जिसका उद्देश्य था इंग्लैंड अंततः विजयी होकर रहेगा, जीत हमारी ही है, निश्चित है। इस उद्घोष ने उस क्षेत्र में एक नया उत्साह भर दिया और लोग पलायन की निराशा की बात छोड़कर कठिनाइयों से निपटने के लिए एकजुट हो गए। जीत अंततः मित्र राष्ट्रों की ही हुई। पिछले 300 वर्षों में शक्ति के असाधारण दुरुपयोग को देखते हुए इन दिनों भी जन जन में भावी संभावनाओं के प्रति आशंका और दुखद समस्याओं की कल्पना जड़ जमाती जा रही है। मनोबल टूटने का दुष्परिणाम सर्वविदित है। स्थिति को देखते हुए इन दिनों सृजनात्मक नया उत्साह उत्पन्न करने और सृजन के लिए जुट पड़ने का वातावरण बनाने की नितांत आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोष को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए शांति कुंज द्वारा जो वातावरण बनाया जा रहा है, उसकी महत्ता समझी जानी चाहिए। विश्वास पूर्वक ऐसे प्रयत्नों को अपनाना चाहिए जो पिछले दिनों के बिगाड़ की क्षतिपूर्ति अगले ही दिनों में कर सकने में समर्थ हो सके। सभी को प्रणाम।